हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था रिलायंस का इम्पैक्ट विद इंडेक्स, इस वक्त मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का लेके आया हूँ। लेटेस्टली न्यूज़ थी, उन्होंने अपने 6 फंड्स बंद किए थे। तो उसी से रिलेटेड इंडेक्स इम्पैक्ट अगर क्या होगा फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये वीडियो उसके बारे में समझ लीजिए। मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बैलेंस शीट इम्पैक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी ने इन म्यूचुअल फंड्स में, यानी वो जो 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको स्पेसिफिकली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद किया है, क्लोज किया है, ठीक है ना, उनको मतलब राइट ऑफ नहीं कर दिया है, ये बात ध्यान में रखिए, क्लोज किया है, तो आपने अगर इन्वेस्ट करके रखा होगा तो अब उन इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। पहली बात, दिस इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंड एस 109, IFRS 9 का इम्पैक्ट है, इम्पेयरमेंट। तो पहली बात, हम एक बहुत डिफिकल्ट स्टैंडर्ड देख रहे हैं। दूसरा, हम उसमें इम्पेयरमेंट का स्पेसिफिक एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को उस फंड्स के बारे में बताऊंगा फिर आगे। दिस इज द वेबसाइट ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। आपको कैसे रिपोर्ट्स निकालनी है मैं वो बताता हूँ। आप अगर मेनू ओपन करेंगे तो वहां आपको एक रिपोर्ट्स करके पॉइंट दिखेगा, थर्ड लास्ट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। हमें स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मेरे को आपको पहले बतानी है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। ये AUM रिपोर्ट है, मुझे AUM रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड रिपोर्ट चाहिए। आपको वहाँ एक म्यूचुअल फंड रिपोर्ट दिख रहा होगा, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स को मैं ओपन करता हूँ। उसमें एक 31 मार्च 2020 की XLS शीट है और एक 30 सितंबर 2019 की है। मैं दोनों ओपन कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको कंपेरिजन बताने के लिए। तो वन इज 31 मार्च 2020 and another one is 30th September 1919. Wait a minute. 30th September 1919. Actually, this is one report and ठीक है, यहाँ से आपकी दोनों रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगी। मैं ये दोनों रिपोर्ट्स अब आपको आजू बाजू कंपेयर करके बताता हूँ किस तरीके से ये कंपेरेबल है, मतलब क्या चीज़ें हमें इसमें देख। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट ओपन होती है, इसमें आपको कई सारे टैब्स दिखेंगे। जो 6 बंद हुए हैं उनमें से मैं एक स्पेसिफिक जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक अक्रूवल फंड। 6 बंद हुए हैं जिनमें से ये एक है। अब एक बात ध्यान में रखिए, ये एक डेट बेस्ड फंड है। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ डेट बेस्ड फंड, मुझे जब लगता है कि नहीं यार, इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर मुझे एफडी में भी पैसा नहीं रखना क्योंकि एफडी में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए, प्लस मुझे यानी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए विच इज़ इक्विटी, एकदम रिस्क फ्री भी नहीं चाहिए कि रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं बीच का रास्ता लेता हूँ, मैं डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे जाता हूँ। मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स से डील करती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, टाटा, बिरला, इन सब के डिबेंचर्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उन सब में पैसा इन्वेस्ट करती है, उनके ये बॉन्ड्स परचेज करती है और उनसे आने वाले पैसे के ऊपर पूरा का पूरा ये खेल खेलती है। समझ में आया? उनसे इंटरेस्ट जो आता है ये सब आता है। नो, रिमेंबर, जैसे आप एक ये निफ्टी देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं जिसमें लिस्टिंग होती है, सेकेंडरी मार्केट आप बोलते हो इसको इक्विटी का, वैसा ही एक सेकेंडरी मार्केट होता है डिबेंचर्स का भी। इनकी भी लिस्टिंग होती है, ये भी वहां पे ट्रेड होते हैं। ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा यूज रहता है कंपेरेटिवली। आप यहाँ पे 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हैं, वहाँ पे अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि इस कंपनी ने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने, एक म्यूचुअल फंड बनाया। म्यूचुअल फंड कई सारे हैं, उनमें से एक म्यूचुअल फंड का टाइप बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया है डायनामिक अक्रूवल फंड। इस फंड के अंदर वो बोलते हैं कि हम आपको अच्छा इंटरेस्ट अश्योर कर रहे हैं। और अब ये अच्छा इंटरेस्ट कैसे अश्योर करते थे, हम यहाँ पे कई सारे नाम देख सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको दिख सकता है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन दिख सकता है, टाटा मोटर्स दिख सकता है, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कुछ नाम आपको बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो इन्होंने इन सबके म्यूचुअल फंड के इन्होंने इन सबके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया। आपको सबके सामने इंटरेस्ट रेट दिखेगा, 10.25%, 10.15%, 9.31%, ओके। और मैच्योरिटी डेट दिखेगी, पहले वाले में देखिए 26 अप्रैल 2024,
दूसरा वाला 20 जनवरी 2023। आपको ऐसे कई सारे डेट्स दिखेंगे, बराबर है। ये हो गई इनकी रेटिंग, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। उसके बाजू में क्वांटिटी और प्राइस। नाउ हाउ डज क्वांटिटी एंड प्राइस प्ले द रोल इन दिस इंटरेस्ट एंड अदर एस्पेक्ट्स, कि आपको ये अच्छा रिटर्न्स कैसे देते थे। 2750 यूनिट्स। नाउ दीज आर नॉट 2750, दे आर 2750 lakhs। ओके, 2750 मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो 2750 यूनिट्स भी अगर पकड़ेंगे तो ईच यूनिट इज मतलब वर्थ कैसे निकलेगा वो देखिए। मार्केट वैल्यू इज 26,739.85 lakhs। लेट्स टेक इट ऑन कैलकुलेटर। 26,739.85 divided by 2750 comes to roughly 9.72 lakh rupees per unit। 9.72 लाख रुपीस पर यूनिट, यानी यूनिट्स को अगर मैं 2750 ही रहने दूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक यूनिट का फेस वैल्यू 10 लाख है। एक यूनिट का फेस वैल्यू 10 लाख है। 10-10 लाख के मल्टीपल में इन्होंने लोन देके रखा है, पर इनको ये जो लोन मिला है ना, ये बहुत कम रेट पे मिला है। मतलब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। हुआ क्या, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने अपना एक बॉन्ड फ्लोट किया खुद, प्राइमरी, कि उन्होंने कहा कि हम 10.25% का रिटर्न देंगे, मैच्योरिटी रहेगी 26 अप्रैल 2024। मैं सुमित सारडा उसका ऐसा एक यूनिट खरीद लेता हूं, और एक यूनिट में वो तो ऑब्वियसली कंपनी तो मुझसे 10 लाख रुपए लेगी, एक यूनिट का 10 लाख रुपए, कंपनी ने मुझसे 10 लाख रुपए ले लिया। अब ओवर द पीरियड हो सकता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट की शायद क्रेडिट रेटिंग गिर गई हो, शायद, मैं उनका नाम खराब नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं एक जनरल वेग अजम्पशन आपके सामने रख रहा हूं। या हो सकता है कि मैं डर गया या मुझे पैसों की जरूरत थी। मार्केट में ऐसे ही बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट तो बदलते रहेंगे एज पर द क्रेडिट रेटिंग। जैसे यहाँ पे आप क्रिसिल AA6 का रेटिंग देख सकते हैं। AA6 मैं रफली आसपास के रेटिंग्स के ऊपर अगर जाऊंगा तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ठीक है, वो मैटर करता है, हर कंपनी अपनी अलग अलग रेटिंग्स देती है, तो उस हिसाब से आपको रफली जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आसपास या जैसा भी है उस बेसिस पे, मैच्योरिटी अलग अलग के बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं उसे कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, खैर वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, पर कुछ बातें हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी है यहाँ पे। व्हाट हैपेंड, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अब मुझे पैसों की जरूरत थी, तो सामने वाले ने बोला कि ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो मुझे 10.25% ही देगा, मैं बेचने निकला हूँ ये 10 लाख का यूनिट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझसे नहीं खरीदेगा, मैं सेकेंडरी मार्केट में निकला हूँ कि कोई खरीद ले मुझसे ये यूनिट। लोग बोलते हैं कि यार श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो अब मुझे 10.25% ही देगा, पर मेरी एक्सपेक्टेशन, सामने वाला कोई और जो मुझसे बाय कर रहा है ना, वो मुझे बोल रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 10.5% के करीब करीब मिले। नाउ दिस इज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कमिंग टू मी, सुमित सारडा एंड आस्किंग कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन तो 10.5% की है। नाउ व्हाट विल सुमित सारडा हैव टू डू? सुमित सारडा विल हैव टू ऑफर डिस्काउंट। सुमित सारडा विल हैव टू ऑफर अ डिस्काउंट। तो आप समझिए वही 10 लाख रुपए का यूनिट 9,72,000 कुछ वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे, जितने पे मैंने उनको सेल किया, समझ में आया? तो हुआ क्या कि भले ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट 10.25% दे रहा है, पर अफेक्टिव इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे, अफेक्टिव इंटरेस्ट, सो दोज हु हैव स्टडीड इंड AS 32 अफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अंडर इंटर FM आपने निकालना सीखा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे अफेक्टिव रिटर्न जो आ रहा है वो 10.25 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो यूनिट्स की वैल्यू है उससे सस्ते में आपने खरीदा उसको। अगला वाला भी कुछ वैसा ही दिखेगा आपको, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन आपको दिखेगा 1112 यूनिट्स 10,000, होना कितना चाहिए वो 11,120 ही होना चाहिए, यानी जितने यूनिट दिख रहे हैं उसी के मल्टीपल में वो अमाउंट दिखना चाहिए, पर उससे कम दिख रहा है, मतलब डिस्काउंट में खरीदा गया, ठीक है। उसके बाद वाला आपको थोड़ा सा प्रीमियम में दिखेगा, यानी कि अगर मैं तीसरे वाले पे जाऊं टाटा मोटर्स तो 9.31% है, बट यू हैव बॉट एट अ प्रीमियम 950 एट 9963, सो यू पेड अ प्रीमियम, तो इफेक्टिवली यू आर नॉट अर्निंग 9.3, आप उससे कम कमा रहे हैं। तो ऐसे कंपनी ने कई सारे यूनिट्स में इन्वेस्ट किया। अब एग्जैक्टली क्या हुआ उसको समझिए। इफ आई एम एबल टू राइट, नो आई डोंट थिंक आई एम एबल टू राइट ओवर हियर, ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकल अपने दिमाग के अंदर में ये पूरा सिनेरियो बनाना पड़ेगा। यूनिट होल्डर्स ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को पैसा दिया कि हमें डेट फंड में पैसा डालना है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इन पैसों को सेकेंडरी मार्केट में या खुद कंपनी से डायरेक्टली इस तरह के यूनिट्स खरीदने में पैसा डाला, और ऐसे उन्होंने पूरे के पूरे यूनिट्स खरीदे। अब ये जो यूनिट्स खरीदे हुए इनसे क्या होता है, या तो आप इन यूनिट्स को वापस किसी और को सेल कर दोगे,
या इन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे और मैच्योरिटी तक इन पे आने वाले इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी पे आने वाला प्रिंसिपल पैसा आएगा। ये पैसा फिर ऐसे ही किसी डिबेंचर्स में आप डाल देंगे। आप यूनिट होल्डर्स को पैसा नहीं लौटा रहे, आप समझिए, आप यूनिट होल्डर्स को पैसा नहीं लौटा रहे, यूनिट होल्डर्स से पैसा लेते हैं और दूसरी जगह डाल देते हैं। नाउ दीज आर ओपन एंडेड फंड्स। व्हाट आर ओपन एंडेड फंड्स? यूनिट होल्डर को जब ये पैसा लगेगा वो वापस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास आ जाएगा, उनको बोलेगा मुझे पैसा वापस चाहिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन उनको ये पैसा वापस दे देगा। रफली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन 7.7 से 7.8% का रिटर्न दे रहा था इसमें। सर 10.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आप बोल रहे हो 7.7 से 7.8। देखिए इसमें कई सारे इंटरेस्ट है, आपको कई जगह 8 भी दिखेगा, 9, 10। अब कई मैनेजमेंट फीस भी होता है यहाँ पे मैनेज करने का, प्लस कई जगहों पे प्रीमियम पे बाय किया गया है, कई जगहों पे सस्ता बाय किया गया है, कई जगहों पे महंगा बाय किया गया है। प्लस दिस इज ओपन एंडेड, मैं जब चाहूँ पैसे निकाल सकता हूँ। कोई बंदा अगर डायरेक्टली श्रीराम ट्रांसपोर्ट में डालता है पैसा तो 2024 तक अब ये पैसा नहीं निकाल सकता। म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड है, मैं जब चाहूँ इसका पैसा निकाल सकता हूँ। तो हो क्या रहा है, आप क्या खरीद रहे हो, जब इसको बेचते हो इसका इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है। आप इसे प्रीमियम पे बेचोगे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, आप इसे डिस्काउंट में बेचोगे आपके इसकी वैल्यू, जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू गिरेगी। कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए काफ़ी कुछ फाइनेंस का पार्ट है। मैं आपको ये सब कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे इम्पेयरमेंट पे शिफ्ट होना है। अब तक तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं अभी तक के मेरे कंसेप्ट पे इंडिया के ऊपर तो आया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो रफली इस पूरे पोर्टफोलियो में यहाँ कहीं स्टार मार्क्ड है, इनमें से कई डिफॉल्ट वाले भी है, जो डॉलर साइन दिख रहे हैं वो डिफॉल्ट वाले हैं, ठीक है। रफली इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो इस पोर्टफोलियो में कई तरह के प्लान्स थे, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड ग्रोथ प्लान और डायरेक्ट डिविडेंड प्लान। यानी डिविडेंड प्लान मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा, ग्रोथ प्लान मतलब कंपनी को जब भी इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी वापस उसको रीइन्वेस्ट कर देगी, आपको पैसा नहीं देगी। सो ऑब्वियसली ईच वन विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू, एनएवी। तो ये उनकी एनएवी आप 2 साल की देख सकते हैं, 2 साल यानी 30 सितंबर 19 को क्या थी और 31 मार्च 2020 को क्या थी। अब थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट ध्यान में रखिए। क्रेडिट रेटिंग हर कंपनी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है, फिर भी आप बहुत कम पीरियड देख रहे हो। 30 सितंबर से 31 मार्च है 6 मंथ्स। काफ़ी सारी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग 31 मार्च के बाद डिग्रेड की गई, पर हाँ थोड़ा बहुत इनमें इम्पैक्ट आया है, जिसके कारण ऑब्वियसली बात है कि आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी फेयर वैल्यू बदलती है। हर बार जब किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बदलती है तो अगर क्रेडिट रेटिंग गिर रही है तो रिस्क बढ़ रहा है। तो अगर रिस्क बढ़ रहा है तो जो इंस्ट्रूमेंट आपने जो भी प्राइस पे खरीदा था, अब अगर आप बेचने गए तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। मैं एक रिस्की फंड में इन्वेस्ट करना कभी नहीं चाहूँगा रादर देन अ लेस रिस्की। यानी श्रीराम ट्रांसपोर्ट की यूनिट्स अगर मैंने खरीद के रखे हैं और उसकी रेटिंग अच्छी है तब तक के इट इज़ गुड। जैसे ही रेटिंग कम होती है मैं डर जाता हूँ। आप समझिए यहाँ पे टाटा मोटर्स है, रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना होगा टाटा मोटर्स की भी क्रेडिट रेटिंग गिराई गई थी। तो टाटा मोटर्स की रफली हम यहाँ पे रेटिंग देख रहे हैं, तीसरा वाला ही था हमारा, क्रिसिल AA-, क्रिसिल AA-। कुछ चीज़ों में अलग, देखिए हर फंड का, हर अनसिक्योर्ड का अलग अलग रेटिंग रहेगा। सो नाउ रेटिंग्स भी बदलती है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और उसके कारण क्या हो जाएगा, अब जैसे अगर सपोज कीजिए कि पहला वाला श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, इसकी रेटिंग गिरेगी तो आप यही चीज़ को 26,739 में नहीं बेच पाओगे, इससे कम में बेचना पड़ेगा, डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या हो जाएगा, उससे यूनिट्स की एनएवी गिरेगी। और हमको ये दिख रहा है रफली 6 महीने में एनएवी, डेट फंड है, डेट फंड, उसके बाद एनएवी गिरी है। ग्रोथ प्लान यानी कि मैंने आपको क्या कहा था, ये आपको इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करेंगे, आपका सीधा सीधा यूनिट का वैल्यू बढ़ जाएगा, उतने से जितना इंटरेस्ट आएगा ये रीइन्वेस्ट होगा, उससे आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां 68.39 से 66.96 पे आ गया आप, बिकॉज द मार्केट वैल्यू हैज चेंज्ड, अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, यहां लिखा है मार्केट वैल्यू इन लैक्स, दिस इज द फेयर वैल्यू, दिस इज नॉट द परचेज प्राइस, दिस इज द फेयर वैल्यू। यानी आज बेचने गए तो कितने में बिकेगा। अब इन्होंने ये खरीदा कितने में था, ये फिगर फिलहाल इस शीट में नहीं है, इसके लिए आपको दूसरी शीट्स देखनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक करने पड़ेंगे, मैं वो सब फिलहाल आपको नहीं बता रहा, ठीक है। बट सर्टेन थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, और इससे मैं आपको एक दूसरा कंपेरेटिव शीट चार्ट भी बना के दूंगा। अब आपको 2 शीट, मैंने 30 सितंबर भी डाउनलोड किया है,
तो मुझे आपको वो भी शीट समझाना है, इसीलिए मैं अब आपको दो शीट्स एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा कि एनएवी गिरा है। दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, कैश कॉल, कैश एंड अदर एसेट्स, कैश कॉल एंड अदर एसेट्स अवेलेबल आर 5377.25 लाख। आप 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट देख रहे हैं, 5377.25 लाख। ठीक है, चलिए मैंने आपको इस रिपोर्ट में एक रफ आइडिया दे दिया, रिपोर्ट के अंदर में इन्हें किस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, पैसे कितने अवेलेबल है और फिलहाल इसकी एनएवी कितनी गिरी है, ये सब चीजें कंपेयर की। 30 सितंबर की यही वाली रिपोर्ट को मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्लो चलता है पैटर्न। ठीक है, चलिए यहाँ भी मुझे अब वही वाली रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी, फिडा फंड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूं कैश पे। कैश 20 लाख, 20 लाख से 5,000 सम लैक्स, ऑलमोस्ट 15,000 लाख से कैश कम हुई है। कैसे कम हुई? आप में से कई लोग बोलेंगे सर इन्वेस्ट कर दिया होगा। नहीं, जैसी वो पैनिक सिचुएशन बनी थी ना कोरोना वाली, लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट दिस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डिड, ये आप लोगों ने अगर किसी ने वीडियोस फॉलो किए होंगे कि भाई क्या हुआ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बहुत रिस्की फंड्स के अंदर पैसा डालते हैं ना, बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स के अंदर, वहां पे जहां पे रिस्क बढ़ता है वहां पे रिटर्न भी बढ़ता है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या करता था, ऐसे लोग जिन लोगों को मतलब कंपेरेटिव क्रेडिट रेटिंग जिन लोगों की कम है, देखिए ट्रिपल ए रेटिंग इज कंसिडर टू बी वेरी गुड। अब यहाँ आपको ट्रिपल ए रेटिंग के 3 बॉन्ड दिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये 3 बॉन्ड कैसे हैं, कौन से। एक इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, आपको 9.1% दिखेगा। एक 8.95% का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा, उसी के नीचे 9.1% पावर फाइनेंस कॉर्प दिखेगा। सो दे आर ट्रिपल ए रेटेड फंड। ट्रिपल ए इज गुड, एनीथिंग बिलो ट्रिपल ए इज रिस्की, एनीथिंग बिलो ट्रिपल ए इज रिस्की कंपेरेटिवली। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम आपका डिफॉल्ट ही हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पर वो रिस्की है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ऐसे रिस्की फंड्स के लिए जाता था जिसमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता था, तो लोगों को रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता था। पीपल यूज टू अर्न गुड रिटर्न्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो होता क्या था कि ऐसे फंड्स के अंदर में ये लोग इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, अब इन फंड्स के अंदर में जब आपने इन्वेस्ट किया तो आप रिटर्न ज्यादा देते हैं, पर जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है मार्केट की, जैसे अभी कोरोना के कारण हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो लोग डरते हैं। शुरू में तो लालच बहुत अच्छा लगता है, अरे यार ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, पर जैसी कंडीशन खराब होती है लोग डरते हैं और भागना शुरू करते हैं। पैनिक के कारण बहुत सारे लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया। 15,000 लैक्स, आपको समझ में आ रहा है? इनफैक्ट वो फिगर सिर्फ 15,000 लाख नहीं है, मुझे एक और फिगर आप लोगों को बताना था जो मैंने नहीं बताया, अभी बता दूंगा। आप ये 3 फंड्स देख लीजिए जो ट्रिपल ए रेटेड है, 3 फंड्स जो ट्रिपल ए रेटेड है। ठीक है, इन सबकी जो मेच्योरिटी थी वो 2022, 2024, 2029, काफी समय है, और ट्रिपल ए रेटेड फंड्स है। और फंड्स की अगर आप टोटल वैल्यू की बात करेंगे ना, टोटल वैल्यूज, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फंड इज 4,01,233 लैक्स, 4,01,233 लैक्स। आपको समझ में आ रहा है टोटल फंड की वैल्यू? ये 30 सितंबर की पोजीशन थी। 30 सितंबर तक अगर हम एनएवी की बात करें तो 31 मार्च 19 ऊपर दिया हुआ है, 30 सितंबर नीचे दिया हुआ है। आप देखेंगे कि वैल्यू रफली बड़ी है, रफली बढ़ती हुई दिखेगी आपको, सो विच इज अ गुड साइन। तीसरे वाले में आपको गिरती हुई दिख रही है, नो दैट इज द डिविडेंड प्लान, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो वो अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी रफली बड़ी है। इकोनॉमिक कंडीशन अब खराब हुई इसीलिए एनएवी गिरता हुआ दिख रहा है। सो लेट मी कम डाउन टू द शीट ऑफ 31 मार्च अगेन। ठीक है, ओके कुछ मुझे मार्केट वैल्यूज भी कंपेयर करके देने थे, वो मैं ध्यान से उतर गया, अब जाने दीजिए, अब उनको नहीं कंपेयर करेंगे, आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा ये शीट्स ओपन करके कैसे मार्केट वैल्यू में भी चेंजेस आए हैं। बट द पॉइंट इज ओवर हियर द अमाउंट इज 3,11,000, 90,000 लैक्स विड्रॉन। दो चीजें हुई, एक लॉस, दूसरा लोगों ने पैसा विड्रॉ किया है। एक तो लॉस हुआ है, दूसरा विड्रॉ किया है, तीसरा मैंने आपको कुछ ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स दिखाए थे, आपको दिखेगा कि वो बिक गए, वो नहीं है यहाँ।
हुआ क्या, लोग पैसे मांगने आए। अब पहले आपसे पैसे लिए, हमने डेट फंड्स खरीद लिया। अब डेट फंड्स की मैच्योरिटी को तो टाइम है, डेट फंड्स की मैच्योरिटी को टाइम है। तो जैसे ही पैनिक आया मार्केट में कोरोना का, लोगों ने बोला पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। पहले तो आप कैश देने लग गए, अब कैश थोड़ी बहुत तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया, अब आपने अपने ये यूनिट्स को सेकेंडरी मार्केट में सेल करना शुरू किया। अब यूनिट्स सेकेंडरी मार्केट में तो वो बिकेंगे जिनकी रेटिंग अच्छी है। तो जिनकी रेटिंग अच्छी थी, ट्रिपल ए रेटेड, वो बेचना शुरू कर दिया। जिनकी रेटिंग थोड़ी उनसे कम थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ खराब है, जो उनसे कम है, वो पूरे के पूरे अब भी यहीं पे दिख रहे हैं। समझ में आया? तो रफली अभी भी ये सारे के सारे यहीं पे पड़े हैं। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब इन्होंने क्या बोला, हम म्यूचुअल फंड को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं मतलब ओपन एंडेड से अब ये क्लोज हो गया, ना प्राइमरी मार्केट ना सेकेंडरी मार्केट, कहीं भी ये म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे नहीं जा सकते, बेचे नहीं जा सकते। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी, अब ये यूनिट्स कोई खरीदने के लिए बायर्स नहीं थे, सिर्फ सेलर्स थे। तो देयर वर जस्ट पीपल हु वर विड्रॉइंग द मनी। इन्होंने कहा अब हम किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। लोगों ने बोला क्या डिफॉल्ट हो गया, हमारा पूरा पैसा डूब गया? इन्होंने बोला नहीं, ये जितने भी हम लोगों ने बॉन्ड्स डिबेंचर्स लेके रखे हैं, ये लोग जैसे जैसे इनकी मैच्योरिटी डेट्स आएगी 2024, 2023, 2026, जो जो डेट्स आपको दिख रही है, मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट पे जैसे जैसे पैसा आएगा हम आपको पैसा देंगे। या तो हम इन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल करेंगे, तब पैसा आएगा हम आपको पैसा लौटाएंगे, या फिर इनकी मैच्योरिटी डेट तक हम वेट करेंगे, जब मैच्योरिटी डेट पे जब हमारे पास इनका पैसा आएगा तो हम लोग आपको ये पैसा दे देंगे। नाउ अब इसके आगे क्या, सेबी के अंदर में परमिशंस वगैरह रेस्ट्रिक्शंस, आई एम नॉट कमिंग ऑन दैट पॉइंट, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब मुझे इंड एएस पे आना है। ठीक है। नाउ व्हाई विल कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट इन दीज फंड्स? सो लेट्स कम डाउन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी हूं, मेरे पास सरप्लस फंड्स है। हर कंपनी के पास कुछ समय के लिए सरप्लस फंड्स होते हैं। एक्सपेंशन एकदम से नहीं हो सकता कि मेरे पास पैसा आया कि मैं सीधा एक्सपैंड कर दूंगा। मेरे पास पैसा आया, मैं होल्ड करता हूं, मुझे क्वांटम लगता है। जैसे अगर आपको घर भी खरीदना है तो या तो आप ईएमआई पे ले लो, या फिर आप लोग ये बोलते हो कि यार घर खरीदना भी है तो कम से कम एक घर के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, हो सकता है ना, पैसा अच्छा खासा चाहिए। तो आपको उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, पर तब तक कि क्या आप बैंक अकाउंट में रहने दोगे वो पैसा, कि पैसा 1 करोड़ तक लेके जाना है तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बैंक अकाउंट में पड़े हैं? नहीं, आप एफडी कर लोगे, आप कहीं ना कहीं पैसा डाल दोगे। वैसे कॉर्पोरेट्स भी कहीं ना कहीं पैसा डालते हैं। अब कॉर्पोरेट्स के मन में भी लालच होता है, सभी के मन में वो लालच है, वो आपके मन में भी हो, मेरे मन में भी हो, सबके अंदर में। ये बोलते हैं यार एफडी के अंदर में क्या मिलेगा, 6-6.5%। इक्विटी में डालना नहीं है, हम कॉर्पोरेट्स है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हम डेट फंड्स में डालते हैं। अब डेट फंड में कौन से डेट फंड में डाले? अब कॉर्पोरेट्स अपना खुद का एक पोर्टफोलियो मैनेजर थोड़ी बिठाएंगे ना, कि एक बंदा बैठा हो वो देखेगा कौन से फंड अच्छे हैं। वो लोग गए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को जाके बोला भैया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, रिटर्न चाहिए अच्छा खासा, कहाँ पे डाले? उन्होंने बोला देखिए सर ये डायनामिक अक्रूवल फंड है, अच्छा है, थोड़ी सी रिस्क है पर बहुत ज्यादा नहीं, सारे के सारे सिक्योर्ड है, ये वो लोग हैं जिनकी रेटिंग थोड़ी कम है, पर रेटिंग कम होने के कारण ये लोग रिटर्न अच्छा खासा देंगे। बोला यार ये भी बात अच्छी है, रेटिंग कम है, रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, चलो इनके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लेते हैं। आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे जो डेट बेस्ड है, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। ठीक है। अब इन मैं जिन कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स से उनको इंडिया से एप्लीकेबल है, उनके बुक्स में ही इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। दिस इज वेयर योर रोल कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि आपको भी ऐसे कॉर्पोरेट्स का इंडिया से इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। मेरा मेन रोल कॉल तो यहाँ पे आया, अब तक तो मैं सिर्फ कहानी आपके सामने फ्रेम कर रहा था। एनएवी बदल रहा है, आपको समझ रहा है, एनएवी बदल रहा है, और आपको क्या मिलेगा, आपको एनएवी मिलेगा। सो आई कम डाउन टू इंड एस 32। इंड एस 32 बोलता है फाइनेंशियल एसेट्स, आपने जो भी इन्वेस्ट किया वो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फाइनेंशियल एसेट 3 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से 3 प्रकार के होते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ट्रेडिंग के लिए लिया है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, हमारा ट्रेडिंग इंटेंशन नहीं है। मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी डेट नहीं होती मोस्टली। अमाउंट क्या मिलने वाला है मैच्योरिटी पे ये पता होता है, यहां पे नहीं पता। एनएवी बदलता रहता है, यू डोंट नो व्हाट एनएवी विल बी। कंपनी को आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी दी है, आपको जो डेट फंड्स के अंदर पैसा डालना है आप डालिए, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है आप कीजिए, हमको तो रिटर्न चाहिए, और हमको लगता है कि यहाँ पे रिटर्न अच्छा है कंपेरेटिवली। इट इज स्टिल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इट इज स्टिल सब्जेक्ट, डेट फंड है तो क्या हुआ, स्टिल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको दिख भी रहा है एनएवी कम हो रहा है। सो द पॉइंट इज मैं इन लोगों को पैसा दे रहा हूं, मेच्योरिटी डेट है नहीं, ओपन एंडेड है, चलो ठीक है, ऑन डिमांड पैसा मिल जाएगा, ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड ऑन डिमांड पैसा मिल जाएगा। कोई चीज अगर ऑन डिमांड मिलती है वो भी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में आ सकती है, पर अगर मैच्योरिटी पे मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स नहीं है, जो यहां नहीं है, तो आप उसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड नहीं कर सकते, गॉन।
बीच का आया फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप इस इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कर रहे थे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट इंपेयर होता है, क्रेडिट इंपेयर होता है, तो आप उस पर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं, और एफवीओसीआई इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, और ऐसे इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में जाते हैं, ओसीआई में नहीं जाते, पीएनएल में जाते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये पूरा वीडियो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ये दिमाग में रखिए कि आप इंड AS 109 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझ पाएंगे। इट इज अ वेरी ट्रिकी स्टैंडर्ड, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि आपको एफवीओसीआई अकाउंटिंग कर रहे थे, क्रेडिट इंपेयरमेंट अगर होता है तो इंपेयरमेंट का आपको लॉस बुक करना पड़ता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लेटेस्टली डिक्लेयर कर दिया हम इन म्यूचुअल फंड को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज मतलब अब पैसा ऑन डिमांड नहीं मिलेगा, क्रेडिट इंपेयर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, बैंक की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ये नहीं बोल रहा हूँ, क्रेडिट इंपेयर हो गया। आपको आपका पैसा मिलेगा, आपको ब्याज सहित पैसा मिलेगा। आज हमारे बॉन्ड की वैल्यू 3,11,000 है। हम इनफैक्ट ये और थोड़ी कम होगी, ये तो 31 मार्च की पोजीशन है। हम आपको ये पैसा देंगे, जैसे जैसे हमको इंटरेस्ट आएगा इन यूनिट्स के ऊपर में, वैसे वैसे आपको ये पैसा देते रहेंगे। हम मैनेजमेंट फीस नहीं ले रहे, विच इज गुड। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन लोगों के फेवर में भी बोल रहा है हम मैनेजमेंट फीस नहीं ले रहे, ये जो भी पैसा आएगा ये पूरा पैसा हम आपको दे देंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे। सेकेंडरी मार्केट में सेल हो पाया तो वहां से सेल करेंगे। कुछ चीजें ध्यान में रखिए, इनमें से कुछ नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स है जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं होते, डबल स्टार मार्क्ड है, इनमें से काफी सारे डबल स्टार मार्क्ड है, सो दे आर नॉन ट्रेडेड, यानी कहीं ना कहीं रफली आपको मैच्योरिटी डेट तक वेट करना पड़ेगा। सो दे आर क्रेडिट इंपेयर्ड। हमको पता है क्रेडिट इंपेयरमेंट हुआ है, अब ऑन डिमांड था, अब ऑन डिमांड नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा। नाउ व्हाट, हाउ विल आई बुक माय इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोपोर्शनेट बताऊंगा, मैं आपको रफ आइडिया दूंगा इसके बारे में कि नाउ दिस द अमाउंट इज, लेट्स से मैंने ग्रोथ प्लान में पैसे डाले हैं और उसका एनएवी का वैल्यू है 66.96, ठीक है, 66.96। चलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इसे यहाँ पे। $66.96, ठीक है। इसमें से एक पर्टिकुलर जो हमारा यूनिट है, मैं आपको पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट के ऊपर लेके चले जाता हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसका पैसा अब 2024 में आएगा। चलिए मैं यहाँ भी लिख पा रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, 2024 में आएगा। रफली कितना पैसा आएगा? मेरे हिसाब से 27,05,000, और ओवर द पीरियड इसका इंटरेस्ट भी आएगा, ओवर द पीरियड इसका इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट आएगा एट द रेट ऑफ 10.25%। तो 27,500 पे अगर मैं 10.25% करूं तो वो होता है 2818.75, ठीक है। तो आप समझिए 2818.75 को मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब ये रिकरिंग है, ये मुझे 2024 तक आएगा। अभी हम 2020 में हैं, लेट्स से अप्रैल 2020, तो 2021, 2022, 2023, 2024, 4 साल एक रेट से हम इसे डिस्काउंट करेंगे। प्लस प्रिंसिपल है 27,500 इंटू पीवी फैक्टर, जो हमें चौथे साल में मिलेगा एट अ रेट, हमें इसे पूरा का पूरा डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। हम कौन? ऑडिटर्स, यानी मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट को बोलेंगे कि अब ये म्यूचुअल फंड क्लोज हो गया, इसका पैसा आपको ओवर द पीरियड कैसे कैसे मिलेगा। एक आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तरफ से एक मिलेगा चार्ट कि हम ओवर द पीरियड कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। दे हैव रफली सेड कि इस साल के एंड तक आपको 31-32% पैसा मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर आपको 31-32% पैसा मिल जाएगा। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ये कैसे होगा। मैं फिलहाल आपको इस चार्ट से समझा रहा हूँ, जब उन लोगों की वो रिपोर्ट आएगी आप उसके बेसिस पे पूरा का पूरा डिस्काउंटिंग करेंगे। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से ये बॉन्ड्स जो डेट दी है, जब जब मैच्योर होंगे तब तब इनका ये पैसा मिलता रहेगा। आपको ये पूरे कैश फ्लो को, ये जो भी कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको मिलने वाला है, इसको आपको करना पड़ेगा डिस्काउंट। और अब हम इसे क्या रेट से डिस्काउंट करेंगे? IFRS 9 बोलता है इंपेयरमेंट जब भी होगा एफवीओसीआई इंस्ट्रूमेंट का, तो आप इसे डिस्काउंट करेंगे या तो अफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से, जो इस केस में फिलहाल डिटरमाइन करना मुश्किल है, या फिर कंपेरेबल रिस्क एडजस्टेड रेट से।
कंपेरेबल रिस्क एडजस्टेड रेट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंपेरेबल रिस्क एडजस्टेड रेट, कि आज ऐसी ही चीज कोई और बंदा खरीदने गया तो वो रफली क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। आज ऐसी ही चीज कोई और बंदा खरीदने गया, मैंने वेबसाइट के ऊपर में सिमिलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डिटरमाइन किया, सिमिलर टाइप, तो मुझे एक ऐसा मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इनमें से मैंने एक पकड़ा है डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ प्लान है एक तरह से। आप रफली देखेंगे 3 to 5 इयर्स का रेट इसमें 8 to 8.5% है, 8 to 8.5%। दिस बिकम्स द डिस्काउंट रेट, दिस बिकम्स द डिस्काउंट रेट। पर इनफैक्ट डिस्काउंट रेट इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा, रिस्क एडजस्ट होगा, वैल्यूएशन ऑफिसर आपको डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करके देगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफिसर से हम लोग वो रेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे वो जो फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो ओपन एंडेड है, आप अभी इमीडिएट भी पैसा निकाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज यहाँ पे अब ये क्लोज हो गया है, अब इनके जैसे जैसे फंड्स मैच्योर होंगे तब तो वैसा वैसा पैसा मिलेगा। इनमें से किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो पैसा डूब भी जाएगा, रिस्क हैज इंक्रीज्ड। तो वैल्यूएशन ऑफिसर आपको एक रेट देगा, लेट्स से 9.5%, तो रफली 9.5% से हम इसको पूरा का पूरा डिस्काउंट करेंगे, समझ रहे हैं। ये पूरा कैश फ्लो डिस्काउंट किया जाएगा, पूरा, ये जितने भी यूनिट्स है ना, ये सारे के सारे यूनिट्स के जितने भी कैश फ्लोज है ये पूरे के पूरे कैश फ्लो डिस्काउंट किए जाएंगे। इनमें से काफी सारे आपको 2020 के ही डेट्स के दिखेंगे, कुछ 2021 के डेट के दिखेंगे, यानी पास पास ही है मैच्योरिटी। इन सब से आने वाले कैश फ्लोज को हम करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट करके हम इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू। ये जो आप लोग यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं ना, अब आप ये तो मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू को अब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। मैंने ऊपर जो लिखा था ये आप लोगों को दिख रहे थे ना फिगर्स, हाँ ठीक है। चलिए ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके कितने यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितने यूनिट्स है, आप उत्ते पे इसकी अब वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सो लेट्स से आपके पास 100 यूनिट्स है, फिलहाल आपके पास 100 यूनिट्स है, तो आपने 66.9602 पे इन 100 यूनिट्स को वैल्यू किया होगा। लेट्स से अब इसकी वैल्यू आ रही है 56,600। So this becomes 6696 minus 5600. This will be the impairment loss that will be transferred to P&L. ठीक है, 6696 minus 5600, 1096 will be the impairment loss that will be transferred to P&L. I hope आप लोग समझ रहे हैं। आपको एक कैश फ्लो की शीट आएगी, अभी तो मैंने आपको इस एक्सेल शीट से बता दिया कि वो लोग आपको कैश फ्लो शीट रफली इसी बेसिस पे देंगे। वो बोलेंगे कि ये डेट्स पे हमारे पास इतना इतना पैसा आएगा और अकॉर्डिंगली आपको इतना इतना रिइंबर्समेंट किया जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आपको पूरा का पूरा शीट देगा कि ओवर द पीरियड हम आपको कैसे पैसे देंगे। समझ के चलिए 3 से 4 साल में आपको ये पूरा पैसा मिलने वाला है। इनमें से कुछ आपको 2027 के भी दिखेंगे। मोस्टली दे विल सेल इट ऑफ, मोस्टली दे विल सेल इट ऑफ इन द सेकेंडरी मार्केट। ये सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, यहाँ जितने भी दिए हुए हैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू से आप निकालोगे कि फंड कितने पैसे मिल रहे हैं। अब हम फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं चल रहे। क्यों फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर हम नहीं चल रहे? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर हम इसीलिए नहीं चल रहे क्योंकि अब कैश फ्लो डिफाइंड है, ओवर द पीरियड कैश फ्लो मिलेगा। नाउ द कैश फ्लो विल बी डिफाइंड कि आपको कैसे कैसे पैसा मिलने वाला है। क्या आपको अपना वैल्यूएशन ऑफिसर लाना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। आपका वैल्यूएशन बाय फ्रैंकलिन टेम्पल्टन खुद अपने वैल्यूएशन ऑफिसर से भी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देगा। उसमें वो बताएंगे कौन कौन से लोन्स में एक्सपेक्टेड है कि डिफॉल्ट होगा, कौन कौन से लोन्स के अंदर में पैसा मिल जाएगा, वो पूरे के पूरे कैश फ्लो के बेसिस पे देंगे। आप उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। अब वो आपको कैश फ्लो बता रहे हैं, हम आपको कितना कितना पैसा ओवर द पीरियड देंगे। वो कैश फ्लो का पूरा प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट से, मैंने आपको बताया 9 to 9.5%, वो आपका वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि क्या डिस्काउंट रेट रहना चाहिए रफली। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेगा वो, पर वैल्यूएशन डिटरमाइन होगा। वैल्यूएशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, वैल्यूएशन के देयर आर वैल्यूएशन ऑफिसर्स, दे विल डिटरमाइन, और उसके बेसिस पे हम जो भी डिफरेंस है उससे का इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, बट आई होप आप लोगों के मतलब कुछ ना कुछ यूज में ये वीडियो जरूर आया होगा। अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ा है तो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज इस वीडियो में आपको कुछ भी समझा नहीं होगा।